नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश शर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट टाइम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय प्रारंभ किया था और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत हमने पार्ट 1 मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का पार्ट 2 है। यदि आपने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें, फिर पार्ट 2 का अध्ययन करें। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 के अंतर्गत देखा था कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम, कुछ अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आदि। इसी बीच तो दोस्तों, कल मैंने जहां से छोड़ा था आज हम वहीं से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश के चारों ओर कुछ राज्य स्थित हैं और ये राज्य कौन कौन से थे। तो राज्यों में थे, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात और पांचवा है राजस्थान। तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा पर हम देखते हैं कि ये 5 राज्य स्थित हैं और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो जिले इन राज्यों को स्पर्श करते हैं, इन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं जो इन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों, ये मुरैना से, जो मुरैना है उत्तर में, हमारे जो मुरैना है वहां से लेकर सिंगरौली तक की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। इसी तरह सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। इसी प्रकार बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक की सीमा महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती है। इसी प्रकार छोटी सी ये सीमा अलीराजपुर से झाबुआ तक की सीमा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है और झाबुआ से लेकर मुरैना तक की सीमा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। दोस्तों, हमको यहां पर देखना है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं, महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं, गुजरात को स्पर्श करते हैं या राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को राज्य को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन कौन से जिले हैं। तो हम मुरैना से प्रारंभ करते हैं। मुरैना जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा है बी फॉर भिंड, तीसरा है डी फॉर दतिया, फिर एस फॉर शिवपुरी, फिर है ए फॉर अशोकनगर, फिर एस फॉर सागर, फिर ये एन फॉर निवाड़ी। हम जानते हैं कि निवाड़ी हमारा मध्य प्रदेश का 52वां नवनिर्मित जिला है। तो निवाड़ी, देन टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी बीच हम दोस्तों आगे देखते हैं, सिंगरौली छत्तीसगढ़ राज्य को भी स्पर्श करता है। उसी बाद सिंगरौली के बाद सीरी, एस फॉर सीरी के बाद शहडोल के बाद अनूपपुर के बाद डिंडोरी और डिंडोरी के बाद बालाघाट। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र को राज्य को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले, बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य को भी
स्पष्ट करता है। तो महाराष्ट्र को बालाघाट भी स्पर्श करता है, तो बालाघाट, उसके बाद सिवनी, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, बैतूल के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद खरगोन, खरगोन के बाद खरगोन के बाद है बड़वानी, और बड़वानी के बाद है अलीराजपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। अलीराजपुर और इस झाबुआ, मात्र 2 जिले, ये छोटी सी सीमा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। दोस्तों इसके बाद झाबुआ जिला राजस्थान राज्य को भी स्पर्श करता है। तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, सीपरी, श्योपुर और मुरैना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राजस्थान राज्य को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राज्य को स्पर्श करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 52। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 52। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ऐसे कितने जिले हैं जो इन राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो वो हैं 34 जिले। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसे कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों हम देखते हैं कि मुरैना पहला ऐसा जिला है जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मुरैना उत्तर प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है और राजस्थान की भी सीमा को स्पर्श करता है। मुरैना की सीमा को भी स्पर्श करता, मुरैना उत्तर प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है और राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है। इसी प्रकार सिंगरौली उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो दूसरा जिला कौन सा हो गया? सिंगरौली। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ राज्य को भी स्पर्श करता है और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो तीसरा हो गया बालाघाट। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अलीराजपुर गुजरात राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो चौथा कौन सा हो गया? अलीराजपुर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 5वां जिला है झाबुआ, जो गुजरात राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है और राजस्थान राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है। और एक जिला है शिवपुरी। 6वां जिला कौन सा होगा? शिवपुरी, जो राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हमारे 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों 52 में से 34 गए, 52 में से हम यदि 34 कम करते हैं तो 18 जिले शेष बचते हैं। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? मध्य प्रदेश में कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? तो दोस्तों उसका आंसर होगा 18 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। अर्थात जो 18 जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है वह क्या कहलाते हैं? अंतर्वर्ती जिले। तो हमारे मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले कितने स्थित हैं? 18 जिले।
इसी क्रम में हम दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप सभी ने देखा होगा। यह हमारा मध्य प्रदेश का कुछ इस प्रकार से राजकीय चिन्ह है जो मैंने बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के चारों तरफ एक ये त्रिभुजनुमा आकृति हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों ये त्रिभुजनुमा आकृति न होकर 24 स्तूपनुमा आकृति है। क्या है? स्तूपनुमा आकृति। क्या विशेषता है इसकी? 24 स्तूप बने हुए हैं और ये स्तूपनुमा आकृति कहलाई जाती है। तो दोस्तों हमारा यहां से प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी स्तूपनुमा आकृति है? तो उसका आंसर होगा 24 स्तूपनुमा आकृति। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंदर एक 24 स्तूपनुमा आकृति के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त के अंदर ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ऊपर हमारे क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन, और नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। उसी के अंदर दोस्तों एक और वृत्त दिया हुआ है और ये वृत्त के अंदर हमारे बरगद का वृक्ष बना हुआ है, बरगद का वृक्ष बना हुआ है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि बरगद का ही वृक्ष क्यों बनाया है, कोई और वृक्ष बनाया जा सकता था? तो बरगद वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके कारण हमने मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह बरगद के वृक्ष को दर्शाया। दोस्तों उसी के पास में हम बीच में देखते हैं कि हमें अशोक चिन्ह भी मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में के राजकीय चिन्ह में अशोक चिन्ह को भी दर्शाया गया है। दोस्तों यहां से मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हम देखते हैं दोस्तों हमको यहाँ पर दो फसलें की दिखाई देती हैं। एक है धान की फसल और दूसरी है गेहूं की फसल। ये दो फसलों की हमको बालियां हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दर्शाई गई हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में किन फसलों की बालियों को दर्शाया गया है? तो दोस्तों याद रखने योग्य है गेहूं व धान की बालियों। इसी के पश्चात हम दोस्तों आगे देखते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम देखते हैं। हमसे पूछा जाता है कि हमारे राज्य की राजकीय मछली कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो दोस्तों वह है महासीर। कौन सी राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की? महासीर। और ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। महासीर नाम की मछली कहां पर पाई जाती है? नर्मदा नदी में। दोस्तों कहते हैं कि जो ये महासीर नाम की मछली है ये विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है, विलुप्त होने के कगार पर आ पहुंची है। इसलिए इसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसे विशेष संरक्षण देने का प्रयास कर रही है और इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश ने 2011 में इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया है। दोस्तों यहां से इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि महासीर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो टोर ब्यूटी टोरा महासीर मछली का साइंटिफिक नेम। इसी के पश्चात मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। सफेद लिली इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है तो दोस्तों सफेद लिली का बॉटनिकल नेम है लिलियम कैंडिडम सफेद लिली का बॉटनिकल नेम है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का
राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो बारहसिंगा राजकीय पशु है ये किस प्रजाति का है? तो दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। यहां से इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है दोस्तों, तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है रुसवर्स डुवासली। दोस्तों ध्यान रखने योग्य है, बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का साइंटिफिक नेम है रुसवर्स डुवासली। इसके पश्चात दोस्तों हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज और इसका इंग्लिश नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। दोस्तों याद रखने योग्य है कि दूधराज का इंग्लिश नेम क्या है? पैराडाइज फ्लाईकेचर। दोस्तों आगे अभी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है बरगद का वृक्ष। तो वही आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का वृक्ष और इसका बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस बरगद के वृक्ष का बॉटनिकल नेम है। दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है मार्च। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? मार्च। और ये मार्च नाट्य किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो मार्च जो नाट्य है मालवा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मार्च नाट्य आयोजित किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। राई नृत्य किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है राई नृत्य? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। दोस्तों आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ। दोस्तों मलखंभ के बारे में कहते हैं कि एक खंभा होता है, उस पर कुछ उसको तेल से भिगोया जाता है और उस पर फिर उस पर जो खिलाड़ी होते हैं इस खेल के, वह उस पर चढ़कर अनेकों प्रकार की आकृति बनाते हैं। और इसे पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ, इसे कब राजकीय खेल घोषित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य है कि 2013 में मलखंभ खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सी है? तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। इसी कारण मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश भी रखा गया है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। और इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। दोस्तों आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है? दोस्तों आपने राष्ट्रगान सुना होगा, राष्ट्रीय गीत सुना होगा, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं सुना होगा। ऐसा कहते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य है जिसने अपना राजकीय गीत बनाया। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश।
और इसके लेखक के बारे में पूछा जाता है तो मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन से हैं? तो मेरा मध्य प्रदेश के लेखक हैं महेश्वरी वास्तव। मध्य प्रदेश के राजकीय गीत के लेखक कौन है? महेश्वरी वास्तव। दोस्तों आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है। तो दोस्तों हमने पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का पार्ट 3 जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।